श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे सन 2022 के विवाह मुहूर्त पर। तो देखिए, ये हमारा वीडियो चल रहा है और यहाँ ये निशान होता है। इसको ऊपर वीडियो देखते हुए इस पे उंगली लगाएंगे तो अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको लाइक कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में पसंद करना कहते हैं। फिर भी यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो ये निशान दबा सकते हैं। इसको नापसंद कहते हैं, अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। यदि आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर एक तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो कई आकृतियाँ खुलेगी। उसमें से दूसरे आयत पर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो के लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर अपन जहाँ चाहें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, माता पिता, भाई बहन को भी भेज सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में वीडियो के नीचे इस तरफ लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर उंगली लगाएंगे। उसके बाद एक घंटी का निशान खुलेगा उसके पास ही, उस पर उंगली लगाएंगे तो 3 घंटे के निशान खुलेंगे। ऊपर वाला दबा देंगे तो जैसे ही इधर से वीडियो डाला जाएगा आपको सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। देखिए, मैं कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा से पीएचडी प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण हूँ। वहाँ की परीक्षा बहुत ही क्लिष्ट होती है। वो उत्तीर्ण नहीं कर पाए। 4 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, चारों के चारों ही अनुत्तीर्ण हो गए। ज्योतिष में पहले आपको स्नातक करना होता है, बैचलर डिग्री। उसके बाद स्नातकोत्तर करना होता है, आचार्य या ज्योतिष में एमए। वो भी 55% से अधिक अंकों के साथ या 55% से नीचे नहीं हो। फिर आप किसी भी महाविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य कर सकते हैं। जो वैदिक महाविद्यालय हैं वो संस्कृत में आपसे थीसिस लिखवाएंगे, आपकी खोज को संस्कृत में लिखवाएंगे। परंतु जो कुछ यूनिवर्सिटियां और हैं जो वैदिक नहीं हैं, वे आपसे हिंदी में ही पुस्तक लिखवाएंगे। तो आचार्य 55% या ज्योतिष में एमए 55% या उससे अधिक करने के बाद आप किसी भी वैदिक विश्वविद्यालय को छोड़ के अगर करेंगे तो आप अपनी भाषा हिंदी में आपका शोध प्रबंध लिख सकते हैं। इसलिए वैदिक महाविद्यालयों के अलावा कोशिश करें कि पीएचडी वहाँ से की जाए, जिसको कहते हैं विद्यावारिधि। पर यदि आप संस्कृत में होशियार हैं तो फिर वैदिक महाविद्यालय से भी कर सकते हैं। परंतु जो आप शोध लिखेंगे संस्कृत में वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं या फिर अंग्रेजी को जानते हैं। ये मेरी एक सलाह है। आज का अपना मूल विषय है सन 2022 के विवाह मुहूर्त।
तो देखिए ये हमारा श्री भादो माता पंचांग है, जिसमें विवाह मुहूर्त लगभग सभी दिए गए हैं। तो मैं आपको सन 2022 के विवाह मुहूर्त इसी पंचांग से बताऊंगा, ताकि आप अपने लिए उपयोग कर सकें। तो देखिए हमारा जो 2022 प्रारंभ होता है, तो उसमें सबसे पहला लग्न 22 जनवरी का है, जो दिन और रात दोनों का है, रेखा 7 का है। फिर 23 जनवरी का है, वो रेखा 7 का है और दिन का लग्न है। फिर 23 जनवरी का रात का लग्न भी है, दिन का लग्न और उसके साथ रात का लग्न भी है 23 जनवरी का। फिर 5 फरवरी का दिन का लग्न ही है, रेखा 8 का है। पर जो 23 जनवरी का रात का लग्न है वो 10 रेखा का है और दिन का लग्न है वो 7 रेखा का है। अब 5 फरवरी को अगर रात के लग्न करते हैं तो वो 9 रेखा के हैं और दिन के हैं वो 8 रेखा के हैं। 6 फरवरी पर चर्चा करें तो वो दिन के लग्न रहेंगे, रेखा 8 के। 10 फरवरी के रेखा 9 के लग्न रहेंगे, वो भी दिन के रहेंगे। 18 फरवरी के रेखा 9 के लग्न हैं और वो रात के लग्न रहेंगे। 19 फरवरी के रेखा 8 के लग्न हैं और वो दिन के रहेंगे। 25 अप्रैल के रेखा 7 के लग्न हैं। 25 अप्रैल 21 आ गया है तो नक्षत्र चतुष्टयी आ गया, उसको नहीं करना है। अब हम चलते हैं चैत्र के बाद वाले विवाह मुहूर्त पर। तो देखिए 15 अप्रैल का है, 15 अप्रैल 22 का जो विवाह मुहूर्त है 8 रेखा का है और वो दिन का लग्न है। 19 अप्रैल का रेखा 7 का लग्न है, वो गोधूलिक है और रात्रि का भी है। 20 अप्रैल के लग्न है, वो रेखा 7 के हैं और वो लग्न रात्रि के हैं। 21 अप्रैल के जो लग्न हैं वो दिन के लग्न हैं, गोधूलिक हैं और रात के भी हैं और रेखा 7 के भी हैं और 8 के भी हैं। 22 अप्रैल के रेखा 7 के लग्न हैं, वो रात्रि के लग्न हैं। 23 अप्रैल के जो लग्न हैं रेखा 7 के, वो दिन के लग्न हैं। 2 मई के जो लग्न हैं रेखा 9 के हैं, वो रात के हैं। 3 मई के रेखा 9 के लग्न हैं, वो दिन के लग्न हैं। 10 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 9 के हैं, वो भी दिन के लग्न हैं। 11 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 6 के हैं और रात्रि के लग्न हैं। 12 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 7 के हैं और रात्रि के लग्न हैं। 18 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 9 के हैं और दिन के भी हैं, रात के भी हैं। 20 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं और दिन के हैं, गोधूलिक हैं और रात के हैं। 25 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं और दिन के लग्न हैं। 26 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं और रात के लग्न हैं। 31 मई के जो लग्न हैं वो रेखा 9 के हैं, गोधूली हैं और रात्रि के हैं। 1 जून के जो लग्न हैं वो रेखा 10 के हैं और दिन के लग्न हैं। 6 जून के जो लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं और दिन के लग्न और गोधूलिक हैं, रात्रि के भी हैं। 8 जून के लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं और दिन के, गोधूलिक और रात्रि के लग्न हैं। 11 जून के लग्न हैं रेखा 8 के हैं, दिन के हैं, गोधूली हैं और रात के हैं। 13 जून के जो लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं और सिर्फ दिन के हैं। 20 जून के जो लग्न हैं वो रेखा 6 के हैं और दिन के लग्न हैं। 21 जून के लग्न हैं वो रेखा 6 के हैं, दिन के हैं, गोधूली हैं और रात्रि के भी हैं।
3 जुलाई के लग्न हैं वो रेखा 6 के हैं, गोधूलिक हैं और रात्रि के हैं। 4 जुलाई के जो लग्न हैं वो रेखा 6 के हैं और दिन के हैं। अब रेखा 8 जुलाई के जो लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं, गोधूली हैं और रात्रि के हैं। 9 जुलाई के जो लग्न हैं वो रेखा 8 के हैं और दिन के लग्न हैं। अब देखिए 9 जुलाई पर आषाढ़ शुक्ल दशमी आ जाएगी और इसके बाद देवशयन होने से लग्न बंद हो जाएंगे। अब 22 में जो लग्न और शेष बचेंगे वो सिर्फ हमारे बचेंगे मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने के, मंगसर महीने के लग्न बचेंगे। तो देखिए अभी तक हमने 9 जुलाई के लग्न देखे थे। अब हम देखते हैं 2 दिसंबर के लग्न आएंगे, वो रेखा 6 के रहेंगे और दिन और रात दोनों के रहेंगे। उसके बाद आएंगे तारीख 8 दिसंबर को, वो रेखा 7 के होंगे और दिन और रात दोनों होंगे। इसके बाद 9 दिसंबर के लग्न होंगे जो कि दिन में 7 लगभग सुबह के रहेंगे और दिन के रहेंगे, रात के नहीं रहेंगे। फिर 14 दिसंबर के जो लग्न हैं वो रेखा 6 के होंगे और वो भी दिन के होंगे और इसके साथ ही धनु संक्रांति मलमास प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात कुल इतने लग्न सन 2022 में रहेंगे। रेखा 6 के लग्न अत्यावश्यकता हो तो ही करना चाहिए, अन्यथा रेखा 7, उससे रेखा 8, उससे रेखा 9 और उससे रेखा 10, अर्थात सबसे बढ़िया 10 रेखा के लग्न हैं जिसमें कोई दोष नहीं होता है। उससे थोड़े हल्के हैं 9 रेखा के लग्न हैं, उसमें एक दोष होता है। उससे थोड़े हल्के हैं वो रेखा 8 के लग्न हैं जो कि उसमें 2 दोष होते हैं। और उससे हल्के रेखा 7 के लग्न हैं जिसमें 3 दोष होते हैं। उससे हल्के हैं वो रेखा 6 के लग्न हैं, उसमें 4 दोष होते हैं। देखिए 6 रेखा से कम के लग्न तो किसी भी कंडीशन में नहीं किए जाते हैं। 6 रेखा के अत्यावश्यकता में कर लेना चाहिए क्योंकि वो 60% ही अच्छा है। 7 रेखा वाला 70% अच्छा है, इसलिए वो थोड़ा अच्छा है। और 8 रेखा वाला 80% अच्छा है, इसलिए वो और अच्छा है। बहुत सारे कहते हैं 8 रेखा के लग्न तो क्या करें। अरे 8 को उल्टे ढंग से देखो कि 8 रेखा में कितने दोष है। 7 रेखा में 3 दोष है और 8 रेखा में 2 दोष है। तो 3 दोष वाला अच्छा है कि 2 दोष वाला अच्छा है, इसलिए 7 रेखा की बजाय 8 रेखा के लग्न करना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि रेखाओं का गणित कैसा होता है और आपको कौन से लग्न करना है। अब जो मैंने तारीखें बताई है उसके अलावा आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अत्यावश्यकता में फिर आप नक्षत्र चतुष्टयी के विवाह मुहूर्त पर भी विचार कर सकते हैं। मुझे एक बार एक पंडित जी का फ़ोन आया कि मैंने आपके पंचांग से विवाह मुहूर्त निकाला है आषाढ़ की पूर्णिमा का, तो वो कैसा है। ये दूसरे पंडित जी ने इसको गलत बताया है। मैंने कहा बिल्कुल, जिनने गलत बताया उनने सही बताया है, आपसे गलती हो गई, चूक चुके हैं आप। तो कैसे। मैंने कहा आषाढ़ की शुद्धि एकादशी को देवशयन हो जाता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक देवशयन रहता है, तो उसमें आप विवाह मुहूर्त कैसे दे सकते हैं। तो क्या आपने पंचांग में दिया है। तो मैंने उसके ऊपर अलग से पॉइंट बनाकर लिखा है कि विशेष संभागी विवाह मुहूर्त, वो विशेष संभागों के लिए ही उपयोगी हैं। वो उनका उपयोग किया जाता है कहाँ पर। एक तो आपका उत्तराखंड में, दिल्ली से उत्तर की तरफ, पंजाब, हरियाणा, इन प्रांतों में देवशयन काल में भी विवाह होते हैं। इससे देवशयन काल के विवाह मुहूर्त भी पंचांगों में देते हैं, परंतु वो अपने लिए उपयोगी नहीं है। जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि प्रांतों में जो निवास करते हैं, बिहार, बंगाल, इनमें उड़ीसा वगैरह,
तो इधर इन प्रांतों में वर्षा ऋतु में विवाह करने का विधान नहीं पाया जाता है और नहीं करना चाहिए। इससे देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक विवाह नहीं करना चाहिए। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि विवाह मुहूर्त कैसे रहेंगे, क्यों रहेंगे और उनका क्या फ़ायदा होगा। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।